प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्य पुस्तक हिंदी जयशंकर प्रसाद से संबंधित लिखित कहानी संग्रह के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसका सप्तम दृश्य आज आपको पढ़ाया जाएगा। सप्तम दृश्य में इस कथा विषय वस्तु में सप्तम दृश्य का आज मुख्य प्रकरण रहेगा कौशल में श्रासवती की राज्यसभा। देखिए, आज तक आपने जो 6 प्रकार के दृश्य पढ़े उनमें विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा और रानियों की जीवन से संबंधित कई पहलू पढ़ने को आपको मिले। उनसे संबंधित आगे की कहानी अर्थात कथा संग्रह जिस प्रकार आगे बढ़ता है उसमें अलग अलग कार्य करने वाले तथा विशेष रूप से इस दृश्य के अंदर काम करने वाले लोगों और साथ ही साथ इनके मुख्य पात्रों के जीवन से संबंधित समझने की अपन कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रकार के कथा संग्रह में अक्सर उन वस्तुओं, विषय वस्तुओं तथा पात्रों से संबंधित ज्ञान पर प्रकाश डाला जाता है जो इस दृश्य में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम बात करते आज कौशल राज्यसभा के श्रासवती राज्यसभा में मंथन और साथ ही साथ किस प्रकार राजा महाराजाओं द्वारा आपसी विचार और उसमें विभिन्न प्रकार के योद्धा लोग और सेनापति से लेकर के द्वारपाल से लेकर के उनके वहाँ कार्य करने वाले जीवक जैसे विशेष व्यक्ति और अमात्य और द्वारिका जैसे लोगों से परिचय आपको करवाएंगे। सबसे पहले कौशल में श्रासवती की राज्यसभा से संबंधित अपन जो पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रसेन जनित कौशल की सभा में प्रवेश करता है और सभा में प्रवेश करने के बाद वह स्वयं को समाचार ला करके देता है और सोचता है कि अज्ञातशत्रु के पिता क्या सिंहासन से उतर गए हैं। उनके मध्य बातचीत होती है कि अज्ञातशत्रु के पिता, जिनके बारे में अपन ने गत टॉपिक में पढ़ा था, एक राजा का शासन पूरा होने के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है। इसकी सूचना सबसे पहले प्रसेनजनित को सुनाई देती है और उन्होंने मन में अपने विचारों को कौशल राज्यसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी और उन्हें पता चला कि क्या अजातशत्रु के पिताजी अपने अभी कार्यकाल को पूर्ण कर चुके हैं और अभी आगे वो कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण से क्या राजगद्दी अर्थात सिंहासन से उतर गए हैं। ये बात सुन करके सुदत्त विरुदक को मन में इस चीज को लेकर के और कुछ समझने को मिला कि अभी वो सुदत्त बहुत ही छोटा बालक है और उसे राजगद्दी कैसे प्रदान की जाएगी, क्योंकि कौशल का राजकुमार वही हो सकता है जो प्रशासन चलाने में पहले से पारंगत हो, होशियार हो तथा हर एक की बात समझने की जिज्ञासा रखता हो। जब तक प्रशासन में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रशासनिक कार्य में दक्ष अर्थात राजा का पद नहीं संभाल सकता, तब तक उसे राजगद्दी नहीं दी जाती। इस बीच में इनके मध्य विभिन्न विचारों का आदान प्रदान होता है तथा ये आपस में सोचने और समझने लगते हैं। उसके बाद में विरुद्धक उस सभा में आता है। सूतक की बात होने के बाद विरुद्धक उस सभा में प्रवेश करता है और विरुद्धक कहता है, क्या बिंबसार ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया है। वानप्रस्थ आश्रम, देखिए पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा बूढ़े हो जाते थे तब अक्सर अंतिम समय में घर छोड़ करके वन गमन करते थे। यहाँ बात हो रही है आपके वन गमन से संबंधित बिंबसार की। राजा बिंबसार, देखिए बिंबसार वानप्रस्थ आश्रम में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उम्र के अनुसार वृद्ध हो गए थे। अब उनमें इतनी जिज्ञासा नहीं रही कि वो शासन प्रशासन संभाल सके। उम्र के ढलते पड़ाव के कारण बिंबसार राज त्याग करना चाहते थे और अंतिम समय अपना जंगल में बिताना चाहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि मैं राजपाट छोड़ करके किसी योग्य
राजकुमार अपने पुत्र को सौंप दूं, जिससे वो राज कार्य में अपनी भूमिका निभा सके तथा अपना कार्य कर सके। लेकिन होता कुछ और है कि वहाँ के लोग इनके विरुद्ध होते हैं तथा सुधक जैसे वृद्धक जैसे व्यक्ति विशेष अलग अलग अपनी राय देते हैं। उस राय के कारण वो ये सोचते हैं कि अगला कौशल का कौन राजकुमार बनेगा, अर्थात राजगद्दी पर कौन बैठेगा। इस प्रकार राज्य संचालन के विरुद्ध एक दूसरे में इस प्रकार की भावना व्यतीत होती है और हमेशा इससे संबंधित उनमें मंथन और विचार चलते रहते हैं। ये विचार और मंथन चलने के बाद में विरुद्धक हमेशा यही कहता है कि राजा बिंबिसार जब वानप्रस्थ आश्रम प्राप्त करेंगे तब उनके राजकुमार उस राजगद्दी पर बैठेंगे। इस प्रकार अमात्य और द्वारिका ये बात सुनते हैं और द्वारिका बार बार महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो, इस प्रकार के शब्दों का उद्घोष करते हैं। जब इनके माध्यम से इस प्रकार के शब्दों का उद्घोष महाराजा और विरुद्धक को सुनाई देता है तो विरुद्धक कहते हैं, आपकी आवाज द्वारिका बहुत ही स्पष्ट और सुंदर है, आपकी आवाज ओजस्वी है, आप जो बातें जय हो का घोष कर रहे हो, आपके मुंह से ये आवाज बहुत ही अच्छी व्यतीत होती है। कहने का मतलब उन्हें और अधिक प्रशंसा करने के लिए द्वारपालक द्वारा इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया जाता है तथा उस बीच में अमात्य और द्वारिका दोनों ही अपने यथा स्थान पर राजा का गुणगान करते हुए इस तरह खड़े रहते हैं और जब इनका गुणगान प्रारंभ होता है, राज्य घोष होता है तथा उनके माध्यम से जय हो के नारे दिए जाते हैं, तब ये बात सामने आती है कि जीवक वहां धीरे धीरे प्रवेश कर लेता है। जीवक का राज दरबार में आने की सूचना जैसे ही प्राप्त होती है महाराजा को कि मगध से कौन पधारे है, जीवक पधारे है, अर्थात जीवक का मगध से आना यानी कोई न कोई समाचार लेके आना, यानी मगध से संबंध किसका था, जीवक मगध से प्रस्थान करके वहां आया था। मगध से जीवक का आना और समाचार लाना, जैसे ही जीवक दरबार में प्रवेश करता है साथ ही साथ जीवक द्वारा राजा का जय घोष होता है, उन्हें सम्मान करके राज दरबार में बुलाया जाता है, फिर उनसे बात की जाती है और कहा जाता है, हे जीवक आप क्या महारानी के समाचार लाए हो। तब जीवक महाराजा के सामने कहता है कि महारानी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको संदेश सुनाऊं। जैसे ही महाराजा द्वारा जीवक को आज्ञा प्रदान की जाती है, जीवक वह संदेश सुनाता है। जीवक का संदेश होता है कि पुत्र छोटा होने के कारण महारानी राज दरबार में आपके सामने उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि पुत्र छोटा होने के कारण वो नहीं आ सकती है। लेकिन ये बात वहाँ के महाराजा को बहुत ही अनुचित लगी। उन्होंने कहा ये धर्म विरुद्ध बात है, अर्थात महारानी राजा की आज्ञा मान करने पर भी नहीं आना चाहती है, ये हमारे लिए बहुत ही अपमान का कार्य है। ऐसी स्थिति में जब इनको पता चलता है कि महारानी द्वारा मगध से महाराजा के पास आने से इनकार करने का संदेश भेजा है, ऐसी स्थिति में जीवक को महाराजा द्वारा विश्राम करने की आज्ञा दी जाती है। विश्राम अर्थात रेस्ट करने की, विश्राम अर्थात रेस्ट करने की, यानी समाचार सुन करके महाराजा जीवक को कुछ नहीं कहते हैं, द्वारपाल और अमात्य को ये सूचना देते हैं कि जीवक की खातिरदारी की जाए तथा इसे किसी स्थान पर आराम के लिए भेजा जाए, क्योंकि जैसे ही महाराजा ने महारानी का समाचार पाया उसको सोचना समझना, उसका मंथन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद
सेनापति बंधुल का प्रवेश होता है। जीवक जैसे ही विश्राम में चले जाते हैं, सेनापति बंधुल वहां उपस्थित होते हैं और आकर के दरबार में जय हो महाराजा की इस प्रकार का घोष करते हैं। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। जैसे ही महाराजा उसमें अनुमति प्रदान करते हैं, बंधुल सेनापति वहां प्रवेश करता है। बंधुल सेनापति प्रवेश करने के बाद वासवी राजकुमारी की बात करता है। हे राजन, वासवी राजकुमारी द्वारा आपको संदेश भेजा गया है। साथ ही साथ वाल्मीकि राजकुमारी ने आपको याद किया है। ये संदेश पाकर के बंधुल द्वारा संदेश देने के कारण वहां राजा प्रशंसित होते हैं और जैसे ही राजा प्रशंसित होते हैं, प्रशंसित होकर के राजा द्वारा बंधुल सेनापति को सम्मान के रूप में साफा और माला पहनाई जाती है, क्योंकि इनके द्वारा जो शुभ समाचार प्रदान किए जाते हैं, राजा उससे प्रसन्न होते हैं और समाचार पाकर के अत्यंत खुश होते हैं। इस स्थिति में वाल्मीकि राजकुमारी का समाचार पाकर राजा बंधुल सेनापति को सम्मानित करते हैं तथा इससे सेनापति खुश होता है। आज विद्यार्थियों, आपने सप्तम दृश्य से संबंधित हिंदी प्रकरण कौशल में शाश्वती की राजसभा से संबंधित मुख्य कौन कौन से पात्र थे उसके बारे में तथा इन पात्रों के माध्यम से क्या क्या बातचीत हुई, जो सप्तम दृश्य कथा विषय वस्तु से संबंधित आपने पढ़ा है, जिसमें कौशल राजधानी में शाश्वती की राजसभा का उल्लेख किया गया है। शाश्वती राजसभा में कौन कौन व्यक्ति थे? प्रश्न जनित जो राजा को आज्ञा और विशेष विचारों के बारे में राय देने वाला व्यक्ति, सूतक और विरोधक राज दरबार के मुख्य व्यक्ति, उसके साथ अमात्य और द्वारपाल द्वार पर रक्षा करने वाला व्यक्ति, जीवक जो हमेशा समाचार लाने का कार्य करता था, मगध का व्यक्ति, सेनापति जो राज दरबार में एक सेना का सेनापति था जिसका नाम था बंधुल, वासवी राजकुमारी थी जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई, तथा यहाँ एक शब्द आया है वानप्रस्थ आश्रम। पहले समय में राजा महाराजा लंबे समय तक शासन प्रशासन संभालने के बाद में एक उम्र हो जाती थी, जब वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते थे, तब वो राज कार्य छोड़ करके जंगलों में प्रवेश कर लेते थे। वहां जाकर के बाकी वाला जीवन वो गुजार देते थे। इसीलिए उनका ये उद्देश्य था कि अंतिम समय में अगला जीवन वहीं गुजारे करते थे। बंधुल सेनापति से संबंधित वासवी राजकुमारी और इनके बारे में जो यहाँ इस दृश्य के अंदर जिक्र हुआ है, आपको विशेष रूप से विद्यार्थियों इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कौन कौन से पात्र ने क्या क्या भूमिका निभाई है, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इन पात्रों को नाम भी आपको याद रखने हैं ताकि प्रत्येक दृश्य में नया पात्र आते ही उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। इसके अलावा अगला जो दृश्य होगा उसमें अष्टम दृश्य में आपको इसी से संबंधित बताया जाएगा कि राजसभा में किस प्रकार महाराजा राजा द्वारा इस कथा संग्रह में आगे की वस्तु जयशंकर प्रसाद ने विषय वस्तु को समझने की किस प्रकार कोशिश की है और क्या इसके अंदर पात्रों की भूमिका रही है। तब तक आप इनको एक बार दोहरा कर उनको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।